हेलो साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे तरीके से फर्स्ट ग्रेड की तैयारियों में जुटे हुए हैं। साथियों, समय बहुत ही कम बचा है और इस कम समय का अपने को अधिकतम सदुपयोग करते हुए फाइनल सिलेक्शन लेना है और उसी में हम भी आपका लगातार सहयोग कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज के इस सेशन में ऑडिटिंग से रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन पे अपन आज के सेशन में चर्चा करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में सेशन को शेयर कर दे ताकि इस तरीके की जो वीडियो है, सेशन है, वो आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहे। साथ में इसके अलावा भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है उसकी जानकारी भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध होती रहे। तो ये काम आप जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ, क्योंकि आज का सेशन बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आज के इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन पर अपन चर्चा करते हुए आज के इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो फटाफट ये काम आपको करना है। देखो, अंकेक्षण है ना, ऑडिटिंग के जो आपके टॉपिक दे रखे हैं उनसे रिलेटेड उनको एकदम समाहित करते हुए जो सार जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उन पे अपन बातें करेंगे। तो सारा का सारा सेशन बड़ा ही खास होने वाला है, क्योंकि जब कम समय होता है तो कम समय में अपना जो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होता है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सीरीज पढ़नी है और साथ में अपना जो रिवीजन है वो प्रॉपर वे में कंप्लीट करना है, ताकि एग्जाम से पहले अपन इस बात पर पूरी तरह आश्वस्त हो सके कि हमने पाठ्यक्रम वो पूरा कंप्लीट कर लिया और 2 या 3 बार हमने रिवीजन भी कर लिया। तो वो काम अपन कर रहे हैं और सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो, आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है उसका आपको जवाब देना। बताओ, देखिए क्या है कि चिट्ठे की प्रत्येक मद की विस्तृत जांच है ना किस अंकेक्षण के तहत अंतर्गत आती है। विस्तृत जांच है ना, निपुणता अंकेक्षण, चिट्ठा अंकेक्षण, औचित्य अंकेक्षण और पूर्ण अंकेक्षण। विस्तृत जांच कौन से में आती है बताओ, देखिए है ना। तो देखो, ये निपुणता वाला तो ये तो इफिशियंसी से रिलेटेड है, कार्य क्षमता को जांच करने के लिए। औचित्य है ये अलग जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि ये प्रबंध का ही पार्ट माना जाता है। चिट्ठा अंकेक्षण और पूर्ण अंकेक्षण ये दो चीज आपको कंफ्यूज करते हैं। पूर्ण अंकेक्षण में भी क्या होता है कि एक संस्था की जितने भी जो खाते हैं ना उन सब की जांच की जाती है, और चिट्ठा अंकेक्षण में क्या होता है प्रत्येक मद की विस्तृत जांच की जाती है ना। तो ये थोड़ा सा अपने को इन शब्दों में कंफ्यूज है ना। पूर्ण अंकेक्षण में क्या होता है प्रत्येक खातों को यानी कंप्लीटली अपने को जांच करनी होती है, और जबकि चिट्ठा अंकेक्षण में प्रत्येक मद की अपने को जांच करनी होती है। तो प्रत्येक मद की विस्तृत जांच पॉइंट टू पॉइंट जांच है वो किस अंकेक्षण में होती है, वो होती है आपके चिट्ठा अंकेक्षण में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी है वो इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। क्या होगा, बी इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके है। बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। बताओ, देखिए अब इसका आंसर कौन देगा फटाफट। कि एक सुव्यवस्थित व्यवसाय में अंकेक्षण के लिए जो सर्वोत्तम प्रविधि है वो कौन सी है। भौतिक गणना, नैतिक जांच है ना, परीक्षण जांच या इनमें से कोई नहीं। भौतिक गणना यानी फिजिकल वेरिफिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज को अपने को चेक करना है कि वास्तव में ये चीज वहां पर उपलब्ध है या नहीं। जैसे संपत्तियों की अपन जांच कर रहे हैं तो प्लांट है, फर्नीचर है, तो फर्नीचर जितना अपने रिकॉर्ड में है उतना फर्नीचर वास्तव में भौतिक रूप में से भी होना चाहिए, तो वो भौतिक। नैतिक जांच होती है रूटीन चेक है ना, रूटीन चेक होता है कि ये प्रत्येक दिन के जो खाते हैं उनकी जांच है वो की जाती है। परीक्षण जांच, देखो परीक्षण जांच क्या होता है कि इसमें जो जितने भी आंकड़े होते हैं उनमें रेंडमली कुछ डाटाओं को उठाया जाता है और उनसे उनकी जांच की जाती है। तो एक तरीके से माने कि अगर व्यवसाय की अपने को व्यवस्थित जांच करने की प्रविधि चाहिए है ना, प्रविधि चाहिए, तो वो होगी आपकी परीक्षण जांच। कौन सी होगी, परीक्षण जांच है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इसका आंसर हो जाएगा कि एक सुव्यवस्थित व्यवसाय में अंकेक्षण की जो प्रविधि की बात करें तो वो होगी आपकी परीक्षण जांच। ठीक है, बढ़े ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर क्या पूछा है कि आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण
कहाँ अधिक कुशल साबित होता है ना। आपका जो आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण है वो कौन सी जगह सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है, जहां लेन देन की मात्रा बहुत अधिक हो, है ना, जहां आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था लागू हो, जहां अर्हता प्राप्त लेखापालक रखे गए हो, या उपयुक्त सभी। बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा। आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण कहां अधिक कुशल साबित होता है ना। वैसे तो अपन क्या करते हैं कि अगर उपरोक्त सभी दिख गया तो हमारा सारा का सारा ध्यान है वो यहीं केंद्रित हो जाता है। लेकिन फिर भी देखो ये कोई गारंटी नहीं है कि उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे अपने सही हो, है ना। कई बार एग्जाम में होता है ना। 2021 में एग्जाम थी स्कूल कॉलेज लेक्चरर की, तो उसमें जो आपका इनकम एंड जीएसटी वाला पेपर था तो उसमें लगभग 52 क्वेश्चन वो उपरोक्त सभी वाले थे, सही क्वेश्चन थे। अब जिन्होंने उपरोक्त सभी को पकड़ लिया तो उनके सही हो गए, और जिनको डाउट हो गया कि यार उपरोक्त सभी वाले थोड़ी हो सकते हैं सारे के सारे, जिन्होंने चेंज किया उनका नहीं हुआ, है ना। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है, प्रश्न को अपने को गंभीरता से पढ़ना है और फिर उसको समझना है कि भाई आर्थिक चिट्ठा, है ना, कहाँ अधिक कुशल साबित होता है। तो लेन देन की मात्रा बहुत अधिक हो तो इसके लिए कोई जरूरी नहीं है ना। जहां अर्हता प्राप्त लेखापाल हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये है इसका क्या है, बी। क्या आंसर है, बी इसका आंसर हो जाएगा। जहां आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था लागू, क्या हो, जहां आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था लागू, जहां आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था लागू होती है वहां पर आपका क्या होता है, ये परफेक्ट है वो माना जाता है ना। तो आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था जहां लागू होगी वहां आपका आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण है वो परफेक्ट होगा। अब आंतरिक नियंत्रण की कुशल व्यवस्था आपने देखा होगा, एक तो होता है आपका आंतरिक अंकेक्षण, है ना। 2 पॉइंट होते हैं, इसको अपने को ध्यान में रखना है। 3 होते हैं जैसे, तो एक तो होता है आपका आंतरिक नियंत्रण, एक होता है आपका आंतरिक अंकेक्षण, एक होता है आपका अंतरिम अंकेक्षण, है ना, अंतरिम अंकेक्षण, है ना। आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक अंकेक्षण, है ना, और अंतरिम अंकेक्षण, है ना। तो अब देखो ये तो होता है आपका इंटरनल कंट्रोल, है ना। व्यापार की गतिविधियों को किस तरीके से एक फर्म है, एक संस्था है, वो किस तरीके से नियंत्रित करती है, उनकी व्यवस्थाएं कैसी है, वो जांच करने के लिए होता है आंतरिक नियंत्रण। आंतरिक अंकेक्षण ये कंपनी के ही जो सीनियर अकाउंटेंट होते हैं उनके द्वारा कंपनी का अंकेक्षण है वो किया जाता है, तो वो आंतरिक अंकेक्षण होता है। इसमें जो कार्मिक है उनके द्वारा किए गए काम को कंपनी का ही कार्मिक है वो चेक करता है। अंतरिम अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण में क्या होता है कि भाई जब अंतरिम लाभांश बीच में, है ना, अंतरिम में क्या होता है, व्यापार की गतिविधियों के बीच में जब या तो लाभांश वितरण करना हो या व्यापार की वित्तीय स्थिति का अनुमान लगाना हो तो वहां पर अंतरिम अंकेक्षण किया जाता है ना। तो कुल मिलाकर ये तीनों अलग अलग शब्द है, इनको आपको अलग अलग तरीके से ध्यान में रखना है। तो आर्थिक चिट्ठा अंकेक्षण वहां कुशल होगा जहां आंतरिक कंट्रोल है वो अच्छा होगा। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर कौन देगा, कौन दे रहा है इसका आंसर कि किसी विधान के अंतर्गत लेखा पुस्तकों का अनिवार्य अंकेक्षण कहलाता है। किसी विधान के अंतर्गत लेखा पुस्तकों का जो अनिवार्य अंकेक्षण है वो कहलाता है। उनको क्या कहेंगे, वैधानिक अंकेक्षण, ऐच्छिक अंकेक्षण, निपुणता अंकेक्षण या पूर्ण अंकेक्षण, है ना। भाई विधान के अंतर्गत जब नाम विधान आ गया तो विधान के अंतर्गत होगा तो आपको पता ही है कौन सा होगा। जब कानून में ये चीज दे दी, सारे काम लीगल हो गए तो पता ही है कि भाई कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, बताओ देखे, फटाफट बता, नहीं बता रहे, चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैधानिक अंकेक्षण। क्या हो जाएगा, वैधानिक
अंकेक्षण, है ना। विधान के अंतर्गत लेखा पुस्तकों का अनिवार्य अंकेक्षण है वो वैधानिक है। जैसे मान लो आपका कंपनी अधिनियम है ना, कंपनी अधिनियम आपके लागू है, कंपनी अधिनियम 2013 लागू है ना, तो ये 13 लागू है, इसके तहत अंकेक्षण आएगा वो आपका वैधानिक अंकेक्षण माना जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर, किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य है, किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य है? संयुक्त स्कंद कंपनी के लिए, धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए, सहकारी समिति के लिए, या इन्हें सभी के लिए? बताओ देखिए किनके लिए ऑडिटिंग है वो कंपलसरी है, किसके लिए बताओ देखिए? संयुक्त स्कंद कंपनी के लिए अनिवार्य है, या धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए अनिवार्य है, या सहकारी समिति के लिए अनिवार्य है? किसके लिए आपके अनुसार है वो ऑडिटिंग है वो अनिवार्य बताई गई है? तो ये चीज पहले भी मैंने बताई थी, है ना। आपका जो अंकेक्षण है वो जॉइंट आपकी कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके लिए भी अनिवार्य है, जो आपके धर्मार्थ ट्रस्ट है उनके लिए भी है, सहकारी समिति है उनके लिए भी है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें, है ना, तो सभी के लिए, है ना, इन सभी के लिए क्या है आपका अंकेक्षण है वो अनिवार्य है, इन सभी के लिए अंकेक्षण अनिवार्य माना गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? डी है वो इसका आंसर होगा, है ना। एकल व्यवसाय है उसके लिए अनिवार्य नहीं है, उनके लिए ऐच्छिक है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। बढ़े आगे, बताओ देखिए इसका आंसर। वैसे तो आपने सारी चीजें वो पढ़ रखी है, पूरा सिलेबस है वो कवर कर रखा है निश्चित रूप से, पर फिर भी एक अपने आप को थोड़ा सा चेक करने का मौका, क्योंकि हर क्वेश्चन है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट होता है। आपने देखा भी होगा कि कुछ ऐसे साथी होते हैं जो कुछ पॉइंटों से उनका सिलेक्शन हो जाता है, यानी एक क्वेश्चन सही हो गया और उनका सिलेक्शन हो गया, और कुछ ऐसे होते हैं कि एक क्वेश्चन गलत हो गया और वो मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। तो उसी का जो निर्धारण है वो इन क्वेश्चनों के माध्यम से होता है। तो अपने को इस प्रकार की है कोई रिस्क वो नहीं लेनी है, अपने को प्रयास करना है कि अपने है वो लगभग क्वेश्चन है वो सही हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ देखिए, किस परिस्थिति में निरंतर अंकेक्षण, है ना, अधिक उपयोगी होता है? निरंतर यानी कंटिन्यू, है ना। किन परिस्थितियों में निरंतर अंकेक्षण वो अधिक उपयोगी होता है? जब विस्तृत जांच करनी हो, ठीक है, जब वित्तीय अवधि समाप्त होते ही अंतिम खाते और चिट्ठे की आवश्यकता हो, ठीक है, जब आंतरिक नियंत्रण को कोई अन्य समुचित व्यवस्था न हो, उपरोक्त सभी। अब बताओ देखिए, मेरे हिसाब से तो इसमें आपको उपरोक्त सभी ही लगेगा, है ना, लगेगा ना, पर वास्तव में आ भी उपरोक्त सभी रहा। बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर फटाफट बताओ देखिए। तो देखो ये पूछा निरंतर, निरंतर यानी कंटिन्यू, जो लगातार एक संस्था के द्वारा उनका अंकेक्षण है, एक कर्मचारी द्वारा किए गए काम को कंपनी के कर्मचारी द्वारा उसकी जांच की जाती है, तो वहां पर निरंतर अंकेक्षण वहां उपयोगी होता है। तो एक तो देखो यहाँ वहां उपयोगी होता है जहां विस्तृत जांच करने की आवश्यकता होती है। विस्तृत का मतलब पॉइंट टू पॉइंट वो जांच करने की आवश्यकता होती है, वहां पर निरंतर अंकेक्षण है वो उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू जांच करेंगे, तो जो सेकंड जांच करेंगे तो वहां पर त्रुटियां कम आएंगी, तो वहां पर समय है वो बचेगा। दूसरा कि वित्तीय अवधि की समाप्ति होते ही आपको अंतिम खाते और बैलेंस शीट की आवश्यकता है, यानी आपके खाते वो 31 मार्च को आप बंद कर रहे हो, अब आपको 1 अप्रैल 5 अप्रैल तक आपको वित्तीय जो अंतिम खाते और चिट्ठे की आवश्यकता है। अब अगर आप कोई और दूसरा अंकेक्षण करते हो तो वो तो स्टार्ट होगा, वो धीरे धीरे स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आपने आंतरिक या निरंतर अंकेक्षण कर रखा है तो आप आसानी से आगे वाला कोई भी अंकेक्षण की विधि अपनाते हो तो उसके लिए फायदा होता है। जब आंतरिक नियंत्रण में कोई समुचित व्यवस्था ना हो, है ना, समुचित भाई अपने पास परफेक्ट अकाउंटेंट नहीं है ना, किसी साधारण कार्मिक से वो काम करवाया जा रहा है, तो अगर ऐसी व्यवस्था है तो वहां पर भी आपका कंटिन्यू, क्योंकि जो काम किया साधारण व्यक्ति ने काम किया उसकी तुरंत जांच करवा दी तो वहां पर वेरिफिकेशन हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या होगा? डी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन बताओ देखिए इसका आंसर।
क्या पूछा है कि निम्नलिखित व्यवसाय के लिए वैधानिक अंकेक्षण की आवश्यकता है ना। कौन से व्यवसाय के लिए वैधानिक अंकेक्षण की आवश्यकता है? एकल व्यापारी के लिए, एक सहकारी समिति के लिए, एक एचयूएफ के लिए और एक साझेदारी फर्म के लिए वैधानिक अंकेक्षण की आवश्यकता है। ये पूछा है ना। वैधानिक अंकेक्षण की आवश्यकता है ना। तो वैधानिक अंकेक्षण है वो किसके अनुसार होगा? सहकारी समिति, क्योंकि एकल व्यवसाय में आवश्यकता नहीं है। एचयूएफ है तो इस पे जो आपका जो इनकम टैक्स अधिनियम है वो लगेगा, साझेदारी में पार्टनरशिप अधिनियम लगेगा, लेकिन कानून के तहत है वो आप एक सहकारी समिति का अंकेक्षण है वो आवश्यक है, वो बताया गया है। ठीक है, तो वैधानिक अंकेक्षण इनमें से एक सहकारी समिति के लिए आवश्यक बताया गया है। ठीक है, बताओ देखिए इसका आंसर। क्या पूछा है? परीक्षण जांच का आधार है ना। परीक्षण जांच का आधार है कि सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक समग्र के कुछ मदों के आधार पर संपूर्ण समग्र का आंकलन करना। सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक समग्र के कुछ मदों के आधार पर संपूर्ण समग्र का आंकलन करना। ठीक है। दूसरा, असामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक समग्र के कुछ मदों के आधार पर संपूर्ण समग्र का आंकलन करना। यानी इतना ही चेंज किया, इसमें सामान्य है और इसमें असामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक समग्र के कुछ मदों के आधार पर संपूर्ण समग्र का आंकलन करना। समय की बचत करना और अधिक परिश्रम है वो न करना। बताओ देखिए, बताओ देखिए इसका आंसर। परीक्षण जांच का आधार है ना। तो देखो थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि बड़े तो दो ऑप्शन यही है ना। इससे भी अपन आइडिया लगाते हैं कि भाई बड़ा ऑप्शन कौन सा है ना। जैसे अपन उपरोक्त सभी का आइडिया लगाते हैं, ए व बी दोनों के लिए जैसे आइडिया लगाते हैं, एक बड़ा ऑप्शन होता है तो वो भी अपन ये मान सकते हैं कि वहां पर भी उसके सही होने की संभावना है। लेकिन परीक्षण जांच में क्या होगा है ना, जो आपका परीक्षण जांच होगा उसमें क्या होगा, सामान्य परिस्थितियों का आधार माना जाएगा। सामान्य परिस्थितियों में जितने भी आपके पास डाटा है उनमें से कुछ डाटा है ना, पूरे आपने भाई बहुत सारे डाटा उनको आपने रेंडमली ले लिया है ना, के आधार पर संपूर्ण समग्र का आंकलन करना। जैसे आपने देखा होगा सर्वे किया जाता है, सर्वे करते हैं ना कि भाई इतने लोगों पर सर्वे किया गया है और ये आया, तो उसको अपन क्या मानते हैं, एक सर्वे को आधार मानते हैं। तो उसी प्रकार परीक्षण जांच में क्या होता है कि बहुत सारे जो डाटा है या खाते हैं, जैसे आपका क्रय खाता है, विक्रय खाता है ना, आपका क्रय वापसी, विक्रय वापसी, कैश है, आपके जर्नल वगैरह है, ट्रायल बैलेंस, अंतिम खाते, उनमें से आपने 2 खाते उठा लिए, 5 खाते उठा लिए, 5 खातों का आपने चेक किया, कहीं कोई त्रुटि नहीं मिली, तो आपके मन में ये विश्वास हो गया कि भाई अब ये खाते पूरे पूर्ण रूप से परफेक्ट है ना। तो उसी के लिए प्रशिक्षण ये परीक्षण जांच है वो किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक समग्र के कुछ मदों के आधार पर संपूर्ण समग्र का आंकलन करना है, वो आपका क्या आएगा, परीक्षण जांच का आधार होगा। क्या होगा, वो परीक्षण जांच का आधार होगा। ओके ओके, यहां तक बढ़ जाए आगे, लीजिए आगे बताओ। देखिए अब इसका आंसर कौन दे रहा है, फटाफट क्या कह रहा है कि परीक्षण जांच प्रणाली तब लाभप्रद है जब किसी व्यवसाय में सौदों की संख्या कम हो, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषप्रद है, अंकेक्षण कार्य शीघ्र समाप्त न करना हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ देखिए, जो आपकी परीक्षण जांच प्रणाली है वो कब उपयुक्त है ना। तो देखो किसी व्यवसाय में सौदों की संख्या अधिक है तो वहां पर परीक्षण जांच वो गलत भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास हजारों सौदे हैं, उसमें अपन ने 5-10 लिए तो हो सकता है वहां पर वो गलत आ जाए। अंकेक्षण कार्य शीघ्रता से समाप्त न करना हो तो वहां पर भी, क्योंकि जब शीघ्रता से समाप्त करना होता है
तब परीक्षण जांच ली जाती है। जब शीघ्रता से समाप्त न करना हो तो परीक्षण जांच की आवश्यकता ही क्या, क्योंकि ये तो अपने पास जैसे मान लो 500 डाटा है, उसमें से अपन ने 50 ले लिए, है ना, 500 डाटा है तो 50 ले लिए, है ना, उसके आधार पर होता है वो काम। क्या भाई 500 चेक न करके हमने 50 चेक किया तो काम शीघ्र समाप्त होगा, पर ये क्या कह रहा है, शीघ्र न समाप्त करना, है ना, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, है ना। क्या होगा कि जब आंतरिक निरीक्षण प्रणाली है वो आपकी अगर संतोषजनक है, बढ़िया है, उन्होंने बढ़िया काम कर रखा है, तो वहां पर आपका जो परीक्षण जांच है वो काफी बेहतर और किफायती हो सकता है, वहां पर हो सकता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक निरीक्षण प्रणाली अगर संतोषप्रद है तो वहां पर आपका परीक्षण जांच है वो काफी प्रभावशाली रहता है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन बताओ, देखें इसका आंसर कौन दे रहा है, फटाफट बताओ। आप सारे के सारे आगामी गजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हो, तैयारियों में जुटे हो, आपकी जो पिछली 1 साल की जो मेहनत है उसका परिणाम अब आपको मिलेगा, और निश्चित रूप से आपको गजेटेड ऑफिसर के रूप में जो आप सपना देख रहे हो वो भी आपका साकार होगा। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन है उनका आंसर आपके द्वारा जरूर आना चाहिए। बताओ, देखिए लेखा पुस्तकों के प्रत्येक व्यवहार की जांच न करके, है ना, इन पॉइंटों को भी पढ़ना अपने को बहुत ही जरूरी है कि लेखा पुस्तकों के प्रत्येक व्यवहार की जांच न करके कुछ प्रतिनिधि व्यवहारों की जांच के आधार पर संपूर्ण व्यवहारों के लिए निष्कर्ष निकालना क्या कहलाता है ना। बताओ, देखिए नैतिक जांच, भौतिक जांच, परीक्षण जांच या गहन जांच। बताओ, देखिए कि लेखा पुस्तकों के प्रत्येक व्यवहार की जांच न करके कुछ प्रतिनिधि जो रेंडमली डाटा उठा के उसकी जांच करके हमें संपूर्ण जो व्यवहार है उनका निष्कर्ष निकाल देते हैं, तो वहां पर अपनी कौन सी जांच होगी, वहां पर होगी अपनी परीक्षण जांच। कौन सी जांच होगी, परीक्षण जांच। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्रत्येक की जांच, है ना, लेखा पुस्तक प्रत्येक व्यवहार की जांच न करके कुछ रेंडमली कुछ डाटा की अपन जांच करते हैं, तो वहां पर जो जांच आती है वो आती है परीक्षण जांच। ठीक है, बढ़ जाएगी, फटाफट ये सेशन है, सिर्फ आपको फटाफट देखना, मैं ये नहीं कहता हूं इसको आपको बार बार देखना है, सिर्फ 2 की स्पीड में आप देख लो, सिर्फ इसका आंसर समझ लो, है ना। हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, अपने पास सिर्फ संभावना है। हम ये नहीं कहते कि भाई ये क्वेश्चन आएगा, गारंटी लेते हैं इस प्रकार आपका सिलेक्शन नहीं करवा नहीं, ये कंपटीशन एग्जाम में है, इसमें आपका नॉलेज भी परखा जाता है, आपका धैर्य भी परखा जाता है, आपका अनुशासन भी परखा जाता है। ये नहीं किसी ने 10 दिन पढ़े और उसका सिलेक्शन हो जाता, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो निश्चित रूप से तैयारी करता है, समय देता है, और जो पॉइंट पढ़ने चाहिए पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो चीज पढ़ता है उसका सिलेक्शन होता है। आपने वही किया तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, देखिए इसका आंसर कि परीक्षण जांच का अर्थ बड़े पैमाने की समान मदों में से प्रतिनिधि स्वरूप नमूने का चयन और परीक्षण, ये परिभाषा है वो किस विद्वान ने दी है। बताओ, देखिए W.W. विंग, आर्थर W. होम्स, होवार्ड स्टेटलर और प्रोफेसर मेन। बताओ, देखिए क्या कहा है कि परीक्षण जांच का अर्थ बड़े पैमाने की समान मदों में से प्रतिनिधि स्वरूप, है ना, नमूने का चयन और परीक्षण है। ये परिभाषा किसने दी है, तो ये परिभाषा दी आपके प्रोफेसर मीन ने। अब परिभाषा में अपने को ज्यादा याद नहीं करना है, अपने को समझना है ना, चयन और प्रशिक्षण, है ना, बड़े पैमाने पर किसने बताया है, प्रोफेसर मीन ने बताया। ये 2-4 शब्द है वो अपने को क्या करने हैं, पकड़ने होते हैं, और उसके अनुसार अपने को आंसर देना होता है ना। तो ये इसमें आ गया बड़े पैमाने पर और चयन और परीक्षण, है ना, ये प्रोफेसर मीन ने कहा है। तो ये परिभाषा, इस तरह की परिभाषा आप जरूर अपने दिमाग में रखें, है ना। वैसे तो मनोविज्ञान में भी परिभाषाएं आती है पेपर फर्स्ट में, है ना, लेकिन पेपर सेकंड में भी अपन ये मान सकते हैं कि 1-2 परिभाषाएं आपको देखने को मिल सकती है, तो अपने को थोड़ा भी उसमें कोताही नहीं बरतनी है, कुछ परिभाषाएं अपने पास होनी चाहिए स्टॉक में। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन बताओ, देखें कौन बताएगा इसका आंसर। आंसर कौन बता रहा है? क्या पूछा है कि परीक्षण जांच का मुख्य उद्देश्य है ना, समय, धन और श्रम की बचत, जल्दी रिपोर्ट तैयार करना, अंकेक्ष के समय और श्रम में बचत कर उनका ध्यान महत्वपूर्ण कार्यों की ओर आकर्षित करना, जिससे कि वह अपने व्यवसाय में अभिवृद्धि कर सके, या उपरोक्त सभी, है ना। अब देखो, ये तो इसका अगर उद्देश्यों की बात करें तो ये तो इसका उद्देश्य है कि समय, धन और श्रम की बचत करना, पर ये इसका उद्देश्य नहीं कि भाई जल्दी रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से ये नहीं होता कि भाई अपने को जल्दी रिपोर्ट तैयार करनी इसलिए परीक्षण जांच कर ले, ये भी इसका उद्देश्य है ना। लेकिन ये दोनों बातें इसमें आ गई, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका आंसर हो जाएगा कि अंकेक्ष के समय, श्रम में बचत कर उनका ध्यान आकर्षित कर महत्वपूर्ण कार्यों की ओर आकर्षित करना, जिससे कि वह अपने व्यवसाय में अभिवृद्धि कर सके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी है वो इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये परीक्षण जांच का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया कि भाई समय की भी बचत हो, धन की भी बचत हो, और ये काम करने के बाद कि भाई महत्वपूर्ण कार्यों की ओर ध्यान आकर्षित करना, ताकि वो व्यवसाय में वृद्धि कर सके। ठीक है, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, बताओ, देखिए ये आपका अंकेक्षण कार्यक्रम है ना, कि अंकेक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ना, ऑडिट प्रोग्राम है, उसका मुख्य उद्देश्य है समय की दृष्टि से कर्मचारियों में कार्य विभाजन करना, श्रम की बचत है वो करना, संस्था के लिए मितव्ययता प्राप्त करना, और कार्यों का अपने सहयोगियों के बीच उनकी योग्यताओं के अनुसार इस प्रकार विभाजन करना कि कोई कार्य छूट न जाए। सही है। ऑडिट प्रोग्राम के बारे में पूछा है ना, ऑडिट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए? तो ऑडिट प्रोग्राम ऐसा होना चाहिए, इसका आंसर होगा डी, कि कार्यों का अपने सहयोगियों के बीच उनकी योग्यता के अनुसार इस प्रकार विभाजित करे कि कोई भी काम है वो छूटे नहीं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर है, हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। डी इसका आंसर होगा कार्य को अपने सहयोगियों के बीच उनकी योग्यताओं के अनुसार विभाजित करना। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन बताओ, देखिए इसका आंसर, कि जांच की एक लोचदार, क्या है? जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती। ये कथन किस विद्वान का है? जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध रीति ही अंकेक्षण कार्यक्रम कहलाती है ना। जांच की लोचदार, फ्लेक्सिबल रीति, अंकेक्षण कार्यक्रम के बारे में पूछ रहा हूं मैं, ऑडिट प्रोग्राम के बारे में। ये किसने कहा है? W. विग ने, हॉवर्ड स्टेटलर ने, आर्थर W. होम्स का, या प्रोफेसर हेन ने कहा? किसने कहा है बताओ, देखिए, है ना। ये क्या कहा है कि जांच की एक लोचदार रीति अंकेक्षण कार्यक्रम है, ये आपका किसने कहा है? ये कहा है आपका आर्थर W. होम्स। किसने कहा है? सी, आर्थर W. होम्स ने ये बात कही है कि जांच की एक लोचदार योजनाबद्ध जो पद्धति है या कार्यक्रम है, वही आपका ऑडिट प्रोग्राम है, कंप्लीटली कहलाता है। यह परिभाषा काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप अपने दिमाग में फीड करके रख सकते हो। यह किसने कहा है? आर्थर W. होम्स ने। ठीक है साथियों, तो ये था आज का एक और छोटा सा सेशन जो आपके साथ शेयर किया गया है। निश्चित रूप से आज का सेशन है वो आपके लिए बड़ा खास और महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो जरूर आज के सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी जो कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और गजेटेड ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक बढ़िया मौका हो सकता है। इसलिए जरूर उनको शेयर करें और जुड़े हमारे साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में इतना ही।
मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।